पूरा इलाके की अगर बात की जाए, बीजापुर का एक ऐसा इलाका है जिसको नक्सलियों का ईडर सिटी भी कहा जाता था। उसी इलाके पे मौजूद हूँ, उसी इलाके पे तस्वीर कैसे बदली है उसकी बानगी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले माओवादी हैं जिन लोगों ने आत्मसमर्पण कर लिया है, वो किस तरीके से पुलिस के जवानों के साथ ही नृत्य कर रहे हैं। और जो नृत्य हो रहा है, कहीं ना कहीं वो लोग भटकाने का काम ही करते थे। जब आप गए बात करने के लिए, किसी विषय पर अगर बात होती थी तो कैसा सामान्य बात करते थे, क्या कैसे बात करते थे? ऐसा कोई नक्सली था तो उस वक्त आप उनसे लगातार मिलते थे और अभी वो आत्मसमर्पण कर लिया? क्योंकि जिस इलाके पे आप रहते हो, सामान्य सी बात है, मुलाकात होगी, मीटिंग होती है, मीटिंग में नहीं जाओगे तो फरमान जारी होता है। सामान्य लोग नहीं है, ये तस्वीर आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लोग आपको नजर आ रहे होंगे। ग्राम अरेस्मटा की अगर बात की जाए, हंड्री की अगर बात की जाए, गमपुर की अगर बात की जाए, मेटापाल की अगर बात की जाए, तामोड़ी की अगर बात की जाए, सावनार की अगर बात की जाए, तोड़का की अगर बात की जाए, ये वही गांव के लोग हैं जिस इलाके पे माओवादियों के द्वारा हुकूमत होती थी। और हुकूमत भी कौन करता था? हुकूमत भी यही लोगों के द्वारा ही। तो उस इलाके से तस्वीर बदलते हुए नजर आ रही है। जो लोग काला झंडा फहराते थे, अब वही लोग तिरंगा फहरा रहे हैं, तिरंगा पे खड़े हो रहे हैं, राष्ट्रध्वज। निश्चित तौर पे आज तो देखा होगा आपने कि लगभग 1000 की संख्या में ग्रामीण अंदर क्षेत्रों से थाने में आए थे गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग 200 से 250 नक्सली थे जो पहले नक्सल संगठन में सक्रिय रूप से काम करते थे। वे सब लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। नमस्ते, मेरा नाम भरत विहान दुर्गम है और आप भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं। भिलाई टाइम्स में 17वां गणतंत्र दिवस पर एक ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा, लोकतंत्र की बेहद ही खूबसूरत तस्वीर। जिस इलाके पे फहरता था नक्सलियों का झंडा, उसी इलाकों पे फहरता है अब तिरंगा। उस तिरंगा की बानगी दिखाने से पहले जिस इलाके पे मेरी मौजूदगी है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। जिस इलाके पे मैं मौजूद हूँ, पूरा इलाके की अगर बात की जाए, बीजापुर का एक ऐसा इलाका है जिसको नक्सलियों का ईडर सिटी भी कहा जाता था। उसी इलाके पे मौजूद हूँ, उसी इलाके पे तस्वीर कैसे बदली है उसकी बानगी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं ये तस्वीर दिखाता हूँ। मेरे पीछे ये तस्वीर आपको नजर आ रहा होगा या आप लगातार देख रहे होंगे, ये भीड़ आपको नजर आ रही होगी, वो आप देख रहे हैं। और मैं आपको इस और अगर आप देखेंगे, बस्तर की जो नृत्य होती है, बस्तर की जो संस्कृति होती है, बस्तर की जो परंपरा होती है, उसकी जब भी शुरुआत होती है तो ढोल नगाड़े से होती है। जब ढोल नगाड़े ही इस तरीके से हो तो जरा सोचिएगा, ये पर्व आजादी का पर्व है। इस पर्व को बनाने के लिए, इस पर्व को धूमधाम से करने के लिए लोगों की मौजूदगी किस तरीके से है, आदिवासियों की जो प्रतीक माना जाता है ये ढोलक, उसी ढोलक से उस इलाके पे जो तस्वीर है वो किस तरीके से बदल गई है उसकी बानगी मैं आपको दिखाऊंगा। बने रहे भिलाई टाइम्स के साथ। जिनके हाथों पे होता था बंदूक, जिनके हाथों पे होती थी बम, जिनके हाथों पे होती थी बम बारूद, जिनके हाथों पे होता था AK-47, वो आज लोकतंत्र की नई तस्वीर बयां कर रहे हैं। जहाँ मेरी मौजूदगी है, तस्वीर आप देखिए, जिनके साथ होता था लड़ाई, जिनके साथ करते थे आमना सामना, जिनके साथ हुआ करती थी एक युद्ध, उस युद्ध किस तरीके से एक नई तस्वीर की ओर बदल गई है। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, देखिए किस तरीके से आज 26 जनवरी के दिन जो माओवादी हैं, जिन लोगों ने आत्मसमर्पण कर लिया है, वो किस तरीके से पुलिस के जवानों के साथ ही नृत्य कर रहे हैं। और जो नृत्य हो रहा है, ये आदिवासी संस्कृति में आदिवासी को जो परंपरा होती है उसके वेशभूषा के आधार पे ही ये नृत्य कहा जाता है। और ये तस्वीर आप देखेंगे किस तरीके से जो ढोलक है वो बजाया जा रहा है। ये ढोलक आमतौर पे आदिवासियों की प्रतीक भी कहा जाता है क्योंकि उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। उनकी संस्कृतियों से जुड़ा होने के कारण किस तरीके से वो नाच रहे हैं। भिलाई टाइम्स में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तस्वीर जो है वो पूरी तरीके से बदल गई है। खूबसूरत तस्वीर तो मैं दिखा ही रहा हूँ, लेकिन जहाँ मेरी मौजूदगी है ये सामान्य लोग नहीं है, ये माओवादी थे। माओवादी थे। कई लोग की अगर बात की जाए बड़े बड़े घटनाओं पे शामिल थे। आज वही लोग लोकतंत्र के पर्व में, लोकतंत्र के पर्व को खुशहाली के साथ बनाने के लिए वो गंगालूर पहुंचे हैं। ये सामान्य लोग नहीं है। ये तस्वीर आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लोग आपको नजर आ रहे होंगे। ग्राम अरेस्मटा की अगर बात की जाए, हंड्री की अगर बात की जाए, गमपुर की अगर बात की जाए, मेटापाल की अगर बात की जाए, तामोड़ी की अगर बात की जाए, सावनार की अगर बात की जाए, तोड़का की अगर बात की जाए, ये वही गांव के लोग हैं जिस इलाके पे माओवादियों के द्वारा हुकूमत होती थी। और हुकूमत भी कौन करता था? हुकूमत भी यही लोगों के द्वारा ही किया जाता था। सबसे ज्यादा हुकूमत की जाती थी क्योंकि ये सामान्य लोग नहीं, ये माओवादी हैं। इन लोगों ने आत्मसमर्पण किया है, मुख्य धारा से ये लोग जुड़े हैं। मैं इनकी तस्वीर आपको दिखाने से पहले आप देखिएगा,
ये अडेसमेट्टा के लोग हैं, अडेसमेट्टा से हैं। भाई हिंदी आती है? नहीं आती। कहाँ के रहने वाले हो? क्या बोले? कहाँ के रहने वाले हो? गाँव? क्या बोले? समझ नहीं आता। अच्छा, आपको आता है हिंदी? क्या नाम है? कैलाश कर कैलाश कर कहाँ के रहने वाले हो? एडसमेंट। अच्छा, एडेसमेट्टा के रहने वाले हो। हाँ, कितने साल माओवादी संगठन में काम किए? मैं 8 साल 8 साल काम किए। जी। तो कौन से पोस्ट में थे यार? वो मिलिशिया में सर। मिलिशिया में थे। किस इलाके में सक्रिय थे? वही गांव में मिलिशिया गांव में रहती है सर। अच्छा, गांव में रहती है। हाँ, कौन कौन से ऐसे घटना हो जिसको आप अंजाम दिए हो? नहीं सर, हमारा गांव में घटना नहीं हुआ सर। हाँ, लेकिन काम करते थे आप। हाँ, तो ऐसा कोई मतलब जिसमें थे होगे नुकसान हुआ हो जवानों का, या फिर आईडी हो या बम हो, या फिर तो काम क्या करते थे उसमें? उसमें वही वही इस पर से वो क्या क्या पटाखा पड़ाना है, वही काम करते थे सर। अच्छा, स्पाइक होल भी लगा बनाते थे आप हाँ, लोग? हाँ। स्पाइक होल मतलब जिसमें पैर फंसता है और पैर के अंदर राड घुस जाता है, पूरा गड्ढा खोदा जाता है। थोड़ा सा बताओ ना यार, लोगों को पता नहीं। हाँ, सर उतना मैं फंसा हूँ स्पाइक होल में एक बार, कोरचोली में फंसा था मैं। उतना ही पता है सर। अब किस तरीके से बनाते हो स्पाइक होल? बनाते थे? वैसे ही बनाते हैं। बताओ ना, तो थोड़ा जानना है। हिंदी ज्यादा नहीं आते है मेरे को। अच्छा, हिंदी नहीं आती है। हाँ, तो स्पाइक होल मैं आपको बता देता हूँ। एक गड्ढा बनाया जाता है जो पैर का आकार होता है। उस गड्ढे में गड्ढे खोदने के बाद उसमें राड गाड़ दिया जाता है। राड को ऐसे गाड़ दिया जाता है, जब आप चलोगे तो अगर पैर आपको उस पर चल दिया तो पूरा राड जो है ना वो पैर में घुस के पूरा आर पार निकल जाता है। तो उसको स्पाइक होल कहा जाता है। आमतौर पर माओवादी इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम जो लोग हैं ये अब लोकतंत्र के पर्व से जुड़े हैं। थोड़ा सा बात और करते हैं। आज क्या बना रहे हो? आज आज कुछ नहीं सर। नहीं, यहाँ पे आज क्या बना रहे हो 26 जनवरी में? 26 जनवरी में तिरंगा फहराने आए थे? हाँ, हाँ सर। अब कैसा लगता है? अब अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है? हाँ, पहले और अब में कितना मतलब बदलाव आया? बदलाव आया पहले, लेकिन थोड़ा तकलीफ था। अब थोड़ा हल्का हो गया सर। हल्का हो गया। इधर उधर घूमने के लिए और कहीं बस्ती वस्ती जाने के लिए हल्का हो गया। पहले क्या परेशानी होती थी आप लोगों एक्चुअली लोग नहीं भेजते सर, गंगालूरा और बीजापुर जाने के लिए नहीं देते हैं। को? डर भी बहुत था ना, कि शक भी होता था, या फिर आप इधर आ रहे हो किसी से बात भी कर रहे हो तो मुखबिरी के शक में हाँ, आप लोगों को भी तकलीफ, हाँ। जबकि आप नक्सली थे। हाँ, हाँ, परेशानी थी उस वक्त। हाँ, पूरा जिस इलाके से आप आते हो सामान्य इलाका तो है ही नहीं, मतलब बहुत खतरनाक इलाका है, हरेसमेंट है। हाँ। मुझे भी लेटर भेजते थे और लेटर के माध्यम से कई प्रकार के धमकियां भी देते थे, लेकिन मैं कभी डट के ही रहता था कि विकास कार्य हो और गांव के हितों में काम करता था। कई बार ऐसे परिस्थिति बहुत सारे आए हैं, कहीं ना कहीं वो लोग भटकाने का काम ही करते थे। जब आप गए बात करने के लिए किसी विषय पर, अगर बात होती थी तो कैसा सामान्य बात करते थे? क्या कैसे बात करते थे? ऐसा कोई नक्सली था तो उस वक्त आप उनसे लगातार मिलते थे और अभी वो आत्मसमर्पण कर लिया? क्योंकि जिस इलाके पे आप रहते हो सामान्य सी बात है, मुलाकात होगी, मीटिंग होती चाहिए, मीटिंग में नहीं जाओगे तो फरमान जारी होता है। हाँ, मुझे भी कई बार बुलाए थे, मैं भी गया था। तो जाने के बाद मुझे इसी प्रकार की धमकियां देते थे कि आप सरपंच हो लेकिन शासन का काम नहीं करना, जो हमारा काम करना है। तो ऐसा करके मुझे डरा धमका कर रखते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो भय खत्म हो गया। ये कलमू राजू थे, इनसे मैंने बातचीत करने की कोशिश की। देखिए ये सरपंच भी है। सरपंच पहले थे आप? हाँ, पहले सरपंच भी रह चुके हैं। तो सरपंच रहने के वक्त इन्होंने बहुत बारीक से समझा है नक्सलवाद को, क्योंकि जिस इलाके के वो रहने वाले, जिस इलाके के वो सरपंच थे, उस इलाकों पे माओवादियों का हुकूमत सबसे ज्यादा प्रभाव माना जाता था। नक्सलियों का यूनिवर्सिटी क्यों कहा जाता है गंगालूर, उस पर बातचीत करने के लिए इसी इलाके के जो टीआई हैं गिरीश तिवारी जी वो मौजूद है। उनसे हम सीधे बात करते हैं। क्यों आखिरकार इस इलाके को नक्सलियों की यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है? बेहद चर्चित भी रहा है, क्यों? देखिए, गंगालूर थाना क्षेत्र जो है लंबे समय से नक्सल समस्या से पीड़ित रहा है और इसके जो गांव हैं बहुत ही अंदरूनी गांव हैं, ऐसे गांव जहां सारे संसाधन विहीन गांव हैं। गंगालूर थाना क्षेत्र के जो नक्सली हैं, अगर देखा जाए तो झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इन सभी जगहों पे जा जाके काम करते रहे हैं। इसके साथ साथ गंगालूर क्षेत्र में जनता सरकार के द्वारा चलाए जा रहे स्कूल जो थे बहुत ज़्यादा मात्रा में थे, इसलिए गंगालूर क्षेत्र को नक्सलियों का गढ़, नक्सलियों की यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता था। लेकिन आज जो कार्यक्रम हुआ है गणतंत्र दिवस के अवसर पर, आपको देख के समझ में आ गया होगा कि परिवर्तन की बयार चल रही है और जो पुराने नक्सली थे जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ने को पूरी तरह से तैयार हैं।
इस वजह से भी नक्सलियों का गढ़ कहा जाता है ये। हाँ जी, बिल्कुल कह सकते हैं ऐसा कि इतनी ज़्यादा संख्या में नक्सली यहाँ पनपे और इतने सारे जनता सरकार के स्कूल, इतने सारे ट्रेनिंग कैंप्स थे इन क्षेत्रों में। इस कारण से इसको गंगालूर को नक्सलियों का यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता था। किस इलाके पर ट्रेनिंग कैंप हुआ करते थे उनके? पहले नक्सलियों का पिड़िया क्षेत्र में, अंड्री क्षेत्र में, गमपुर क्षेत्र में, इधर कोरचोली तोड़का क्षेत्र में नक्सलियों के ट्रेनिंग कैंप्स, नक्सलियों के द्वारा संचालित स्कूल्स चलते थे, जिसमें कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जाता था। उनको प्रशासन के विरोध में, पुलिस प्रशासन के विरोध में और नक्सलियों के समर्थन में बातें समझाई जाती थीं। इस कारण से इनको नक्सलियों की जन्मधारा और नक्सलियों की स्कूल ऐसा यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता था। तो उस इलाके से तस्वीर बदलते हुए नजर आ रही है। जो लोग काला झंडा फहराते थे, अब वही लोग तिरंगा फहरा रहे हैं, तिरंगा पे खड़े हो रहे हैं, राष्ट्रध्वज पे। निश्चित तौर पे आज तो देखा होगा आपने कि लगभग 1000 की संख्या में ग्रामीण अंदर क्षेत्रों से थाने में आए थे गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग 200 से 250 नक्सली थे जो पहले नक्सल संगठन में सक्रिय रूप से काम करते थे। वे सब लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। तो ये निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा परिवर्तन का एक स्वरूप है और आज से हम ये मान सकते हैं कि समय बदल रहा है, गंगालूर की स्थिति बदल रही है, गंगालूर के लोग बदल रहे हैं, उनकी विचारधारा बदल रही है। गणतंत्र दिवस पे एक ऐसी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ जो बस्तर के इलाकों पे अमूमन आपको देखने को मिलता है। उसी की तस्वीर आपको दिखाने से पहले ये तस्वीर आप देख रहे होंगे ढोलक के साथ किस तरीके से जो राष्ट्रीय पर्व है हमारा गणतंत्र दिवस, उसकी किस तरीके से यहाँ पे भव्य तरीके से उसको बनाने के लिए, उस पर्व को बनाने के लिए बड़ा ढोलक है और जो पंख है, पंख जो है आदिवासियों की संस्कृति कहा जाती है, आदिवासियों के जो प्रतीक कहा जाता है, उसी के साथ ये ढोलक के साथ वो पहुंचे हैं, थाना पहुंचे हैं, थाना के नजदीकी जगह पे पहुंचे हैं, थाना के भीतर वो पहुंच रहे हैं। किस तरीके से राष्ट्रीय पर्व को बनाया जा रहा है, 26 जनवरी यानी पूरे देश में किस तरीके से ये सबसे बड़ा पर्व हमारा माना जाता है, उसको मनाने के लिए माओवादियों की मौजूदगी यानी पुलिस के जो लोग हैं उनकी कड़ी सुरक्षाओं के बीच में एक तरीके से उस इलाके पे, जिस इलाके पे माओवादियों के सबसे ज्यादा प्रभाव माना जाता है, उसी इलाके पे उन्हीं माओवादी की अगर बात की जाए, काफी लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। वही नक्सली जो आईडी जो है बम लगाते थे, वही नक्सली जो आईडी का इस्तेमाल करके जवानों की जान लेते थे, जवानों की शहादत होती थी, वही नक्सलियों की मौजूदगी में, वही नक्सलियों के आमद में, वही नक्सलियों की उपस्थिति में, उसी इलाके पे आदिवासियों की संस्कृति के बीच में बड़े ही धूमधाम के साथ गणतंत्र दिवस के अवसर पे उन्हीं के बीच में लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है।